इस वीडियो में आज हम इशू ऑफ डिबेंचर्स को पढ़ेंगे कि डिबेंचर्स को इशू आप कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो आपने इससे प्रीवियस वाला चैप्टर पढ़ा होगा इशू ऑफ शेयर्स, तो वो बिल्कुल इसी की तरह है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, जब हम शेयर इशू करते हैं तो वहाँ पर एक तरीके से हम शेयर्स में, जब हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो हम एक तरीके से ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ओनरशिप जो है अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं। बट जब आप डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो डिबेंचर्स को इशू करते वक्त आप कोई भी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, आप जो है उन्हें अपने डिबेंचर होल्डर्स से पैसा ले रहे हैं एज आ लायबिलिटी। ठीक है, एज आ लायबिलिटी आप जो है उनसे पैसा उधार ले रहे हैं और आप उसे अपनी लायबिलिटी यानी कि अपनी उधार जो है वो मानकर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वजह से इशू ऑफ डिवेंचर और आपके शेयर्स में बहुत डिफरेंस होता है। जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो एक तरीके से आप ओनरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, बट जब आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर्स इशू करते वक्त आप कोई भी ओनरशिप प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप उन्हें जो है वो लायबिलिटीज़ के तौर पर उनसे एक तरीके से उधार ले रहे हो। तो जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं कि कैसे हमें इशू करना है। सपोज़ दैट हमारे पास एक ए लिमिटेड कंपनी है, इशूड 10% 1000 डिबेंचर्स। ठीक है, 10% डिबेंचर्स वाले 1000 डिबेंचर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं। अब आप सभी बोलेंगे 10% क्या है सर इसमें, तो बच्चे 10% में यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी ये डिबेंचर्स कोई भी खरीदेगा उसको यहाँ पर 10% का क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी कि उसको उसका 10% का ब्याज मिलेगा। क्लियर बच्चे, सिंपल है यहाँ तक। तो हमने 1000 डिबेंचर्स को क्या किया है, इशू किया है एट द रेट 10 ईच। एक हमने डिबेंचर जो है वो 10 रुपये का रखा है। तो जब आप डिबेंचर इशू करते हैं तो आप इसको जो है लमसम भी पेमेंट ले सकते हैं। लमसम का मतलब होता है कि आप इकट्ठा पूरा पैसा ले लें 10 का 10 रुपये, और आप इसको जो है इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में लेने का मतलब है आपने एप्लीकेशन पे लिया, जैसे हम शेयर्स पे लेते थे ना, हमने एप्लीकेशन पे 3 रुपये मंगा लिया, अलॉटमेंट पे हमने 3 रुपये मंगा लिया, और फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल पर हमने बकाया 4 रुपये मंगा लिया। तो इस तरीके से आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं डिबेंचर से, और लमसम में भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो जब आप लमसम में लेने की बात करते हैं तो आप स्टार्टिंग में एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि आपके पास पैसे आएंगे। टू, कहाँ किससे पैसा आ रहा है आपको, आपको पैसा आ रहा है डिबेंचर के एप्लीकेशन से एंड अलाउटमेंट से। मतलब इकट्ठा आपने जो है एंट्री कर दी कि एप्लीकेशन देने की भी और अलाउटमेंट देने की भी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने 1000 डिबेंचर से 10 रुपये जो है पूरा इकट्ठा एक ही एंट्री में जो है 10,000 रुपये अपने मंगा लिए। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास लमसम का केस बन जाएगा। लिख लीजिए ऊपर, लमसम के केस में हम जो है इस तरीके से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आप सभी करेंगे इसको ड्यू करने की, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। कितने परसेंट वाले डिबेंचर हैं, देखिए 10% वाले हैं। तो जैसे हम यहाँ पर शेयर कैपिटल लिखते थे ना, वैसे ही आपको यहाँ पर परसेंट डिबेंचर लिखना है, क्योंकि अब आपकी लायबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है तो लायबिलिटी आपकी क्रेडिट होगी। कितने से क्रिएट हो रही है लमसम वाले में, लमसम वाले में क्रिएट हो रही है आपके पास 10,000 से। क्लियर बच्चे, अब अगर हम इसे इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में, तो आपके पास देखिए कैसे बनेगा। इंस्टॉलमेंट में जब आप इशू करेंगे तो आपने कहा हम एप्लीकेशन पे 3 रुपये मंगा रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे जब आप 3 रुपये रिसीव करेंगे तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन ओनली, एंड अलाउटमेंट एक साथ नहीं लेंगे। ठीक है, तो 3 रुपये है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1000 इंटू 3 रुपये, यानी कि 3000 रुपये आप जो है इस पर रिसीव कर लेंगे। इसके बाद इसको ड्यू कर देंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट। जिन बच्चों ने शेयर्स का चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। परसेंट डिबेंचर, कितने परसेंट डिबेंचर है, 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर कितने से, 3000 से। फिर इसी तरीके से आप जो है वो अपनी अलाउटमेंट मंगा लेंगे, तो डिबेंचर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। ठीक है, कितने से मंगाएंगे आप, देखिए 1000 डिबेंचर है, अलाउटमेंट पे भी 3 रुपये हैं, तो 3 यानी कि 3000 और 3000। फिर इसे रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन नहीं, अलॉटमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आप अलॉटमेंट लिखिए दोस्तों, गलती से लिख गया 3000, ठीक है। इसी तरीके से आप इसकी फाइनल कॉल भी क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। तो ये तो हुआ बच्चे इशू ऑफ डिबेंचर्स, हमने जो इशू किए वो हमने कर दिए लमसम मेथड से भी और इंस्टॉलमेंट से, दोनों पे भी। और यहाँ पर 10 रुपये का जो डिबेंचर था ईच, उसको हमने कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट पर नहीं लिया है, हमने जो है एट उसको पार पर लिया है, मतलब जितने का है वो उतने की उसकी फेस वैल्यू ली गई है। और अगर हमें प्रीमियम पर इशू करना हो तो देखिए प्रीमियम पर कैसे इशू करेंगे। प्रीमियम पर मैं इसको लमसम मेथड से ही आपको इशू करके बता रहा हूँ। तो लमसम मेथड में देखिए एट प्रीमियम लिख लीजिए, प्रीमियम पर हम जो है इसे इशू करेंगे। तो जब आप इसे प्रीमियम पर इशू करेंगे तो आप लमसम में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, एक साथ ले लिया आपने। अब देखिए अगर बाय चांस मान लीजिए 20% प्रीमियम था तो 1000 डिबेंचर थे, 10 रुपये का एक था, 10 रुपये का 20% कितना आएगा बच्चे, 2 रुपये आएगा, तो 12 का हो गया डिबेंचर। तो अब आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लमसमली पूरा पैसा जो है 12,000 रुपये रिसीव कर लेंगे। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर कितने से, 12,000 से आपके पास एंट्री हो जाएगी एट प्रीमियम पर। और अगर यहीं पर आपको इशू करना होता एट डिस्काउंट पर तो आप जो है वो कम पैसा लेंगे, ठीक है। इशू हो रहा है किस पर, डिस्काउंट पर होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंट्री तो बिल्कुल सेम रहेगी। बच्चे एक चीज़ मैं यहाँ लिखना भूल गया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, एक गलती हो गई मेरी, मैं उस गलती को मानता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको करना था 1000 × 10 जितना डिबेंचर का प्राइस है और जितना प्रीमियम है उसको आपको अलग लिख देना था। तो ये हो गया 10,000 और ये हो गया आपका 2,000। मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मैंने उसे लिखा दिया, गलती हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम 20% प्रीमियम लेते हैं तो अब 8 रुपये का ही बचेगा, और डिस्काउंट लेते हैं तो डिस्काउंट में एक तरीके से हमें कम करना पड़ेगा प्राइस कम करेंगे 2 रुपये, तो 10 का था हमने उसको प्राइस कम कर दिया तो अब 8 का ही बचा, तो अब हमको 8,000 रुपये मिल रहे हैं, 8,000 रुपये एंड अलॉटमेंट लमसम ले रहे हैं तो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप कर देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट आप दे रहे हैं तो डिस्काउंट आपका लॉस हो रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, डेबिट टू 10% डिबेंचर। तो यहाँ पर आपका 8,000 रुपये, क्योंकि 1000 × 8 था और 2 रुपये का प्रीमियम था तो 1000 × 2 डिस्काउंट में यानी 2000, और यहाँ तो पूरा 10 से जाएगा क्योंकि 10 से आपका डिबेंचर का प्राइस है, तो यहाँ पर 10,000 पूरा। क्लियर बच्चे। तो इस तरीके से आपको प्रीमियम और डिस्काउंट पर डिबेंचर्स को क्या करना होता है, इशू करना होता है। आपको भली भांति बहुत अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि आप डिबेंचर्स को इशू तो करेंगे लेकिन आप उनको कैश के लिए जो है इशू नहीं करेंगे, कैश वहाँ से आपको नहीं मिलेगा, उसके अलावा आप और किसी चीज़ के लिए जो है वो डिबेंचर्स को इशू करेंगे। तो देखिए आप किसके लिए डिबेंचर को इशू करते हैं। मैं सपोज़ दैट मान लीजिए मैं जो है एक मशीन ख़रीदता हूँ या कोई एसेट ख़रीदता हूँ, एसेट का नाम मैंने अभी ले लिया मशीन, ठीक है, या मशीनरी आप बोल सकते हैं। तो जब मैंने ये मशीनरी ख़रीदी तो इस मशीन को ख़रीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं कैश ना खर्च करके मैं जो है इन्हें एक तरीके से डिबेंचर्स दे देता हूँ और ये डिबेंचर्स भी ले लेंगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि मेरे पास जब मैं डिबेंचर्स इशू करूँगा तो मुझे कैश जो है आता था डिबेंचर इशू करने पर वो नहीं आएगा, उसके बदले में मैंने एक मशीन ले ली, ठीक है, और मुझे डिबेंचर तो वैसे नॉर्मली इशू ही करने थे, तो उससे बेनिफिट मुझे ये मिला कि एक तरीके से डिबेंचर्स देकर मेरे कंपनी से कैश यानी कि जो लिक्विडिटी है वो नहीं गई, ठीक है, और लिक्विडिटी नहीं गई तो एक तरीके से हमें जो है बेनिफिट रहा, हम अपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस वजह से हमने जो है डिबेंचर्स को इशू कर दिया अदर देन कैश, मतलब एक मशीन के लिए हमने डिबेंचर्स दे दिए उसे, ना कि कैश देकर, ठीक है। तो कैसे आपको एंट्रीज़ करनी है और आप ऐसा जो है वो पूरा बिजनेस परचेज़ करते वक्त भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं बताता हूँ आप सभी को कैसे क्या एंट्रीज़ आपको जो है वो पास करनी है।
तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी परचेज ऑफ एसेट्स। आप जब कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री आप करेंगे। तो जब आप एसेट्स परचेज करेंगे तो आपके पास एसेट्स आएगी, तो वो आपके लिए एक कैपिटल एसेट्स है। तो एसेट्स जब बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। 2, आपने जिससे खरीदी वो आपका अभी क्रेडिटर है, वेंडर कंपनी हम उसे बोलते हैं। यहाँ पर सर्टेन अमाउंट आ जाएगा, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का आपने जो है ये ट्रांजैक्शन किया है, 1 लाख की मशीन खरीदी है। अब आप इस वेंडर कंपनी को जो है पेमेंट कर सकते हैं, वेंडर कंपनी डेबिट ख़त्म होगी। 2, आप कुछ इनको पैसा दे सकते हैं कैश में बैंक अकाउंट के थ्रू, और आप कुछ पैसा जो है इनको डिबेंचर्स इशू कर दे सकते हैं। तो 2% डिबेंचर आपके जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं। अब देखिए कैसे बच्चे, आपके पास मान लीजिए 1 लाख को आपको पेमेंट देना था, आपने 20,000 का तो कैश में पेमेंट दे दी और 80,000 के आपने डिबेंचर दे दिए एट पार। आपने कहा 80,000 जो डिबेंचर मैं दे रहा हूँ वो उसमें एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये है और उसको पार पर जो है इशू किया जा रहा है। इसका मतलब मैं आपको 800 डिबेंचर्स जो है इशू कर रहा हूँ और 800 डिबेंचर्स आपको दिए जा रहे हैं 10% वाले, जिन पर आपको 10% का ब्याज दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये 800 × 100 लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने डिबेंचर यहाँ पर इशू किए हैं वो मैंने एट पार किए हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा पैसा अभी अपने डिबेंचर होल्डर से नहीं मांगा। क्लियर बच्चे, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं एट प्रीमियम इसको इशू करता हूँ, मतलब प्रीमियम मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो है डिबेंचर होल्डर से लेता हूँ, तो देखिए क्या केस बनेगा हमारे पास। तो सबसे पहली बात तो वेंडर कंपनी डेबिट, मैं ये वाली एंट्री सेम रहने दूंगा, ठीक है, एसेट्स परचेज करने की। और फिर इसके बाद जो हमने पेमेंट की एंट्री करी है ना, ये वाली पेमेंट की एंट्रीज़ में हम जो है वो डिफरेंट करते जाएंगे अलग अलग, ठीक है बच्चे। तो वेंडर कंपनी डेबिट, वेंडर कंपनी से पैसे हम दे रहे हैं उसको टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के थ्रू अभी मैं उतना ही दे रहा हूँ, मान के चलते हैं सेम केस। और टू 10% डिबेंचर्स दे रहा हूँ मैं उनको सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ। तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ रहा है, तो मैंने उसको सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब 1 लाख रुपए की मशीन थी, वेंडर कंपनी को 1 लाख रुपए की पेमेंट देनी थी, 20,000 रुपये तो बैंक से दे दिए। अब बचे 80,000 रुपये, तो 80,000 रुपये की जो पेमेंट है वो 100 रुपये के एक डिवेंचर से की जा रही है और इसमें जो है प्रीमियम है। अब देखिए दोस्तों, प्रीमियम हमको कितना लेना है ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं एक बार जो है देख लेता हूँ कितना पॉइंट में नंबर ना आए कोई भी। तो मैंने कह दिया कि प्रीमियम जो है वो 25% का है, तो 25% का प्रीमियम है, तो 100 का एक डिवेंचर था आपके पास और 25% उस पर प्रीमियम है, तो आपके पास 125 का डिवेंचर हो जाएगा। और जब आप 125 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 640 डिवेंचर जो है वो आएंगे। तो आपने 640 डिवेंचर जो है इशू किए हैं, ठीक है। तो आपने 640 × 100 यहाँ पर लिखा क्योंकि जितना आपका होता है, और 6 से 40 × 25 आपने जो है वो प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये तो आ गया आपका 64,000 और ये आ गया आपके पास 16,000 और आपकी फ़ाइनल पेमेंट जो है वो हो गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हम इसको डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो हमारे पास क्या केस बनता है। देखिए डिस्काउंट पर इशू करते हैं, डिस्काउंट, और डिस्काउंट मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 20% डिस्काउंट मैंने ले लिया। तो एंट्रीज़ क्या होती थी बच्चे बताइए आप सभी। एंट्री होती थी आप सभी के पास, जो आपके पास डिबेंचर्स हैं वो वेंडर कंपनी को पेमेंट करनी है, तो वेंडर कंपनी डेबिट हो गया। और टू बैंक अकाउंट, आपने कुछ पेमेंट बैंक से दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना डिस्काउंट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं दोबारा से एंट्री पास कर रहा हूँ। डिस्काउंट को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, ठीक है। और कुछ पेमेंट बैंक से दी जा रही थी तो मैंने बैंक अकाउंट भी लिख दिया। अब देखिए 1 लाख रुपए की पेमेंट थी टोटल कुल मिलाकर, आपने 20,000 तो दे दिए किससे, बैंक से। अब आपके पास 80,000 रुपये बचे, तो 80,000 रुपये को आप 100 रुपये की डिवेंचर से सेटल करेंगे। तो डिवेंचर का प्राइस जो है वो 100 रुपये का है, 20% का आपने डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब है 80 रुपये का आपके पास अब बचा है। तो ये आपके पास आ गया 1,000 डिवेंचर्स। तो आपने जो है 1,000 डिवेंचर जो है इशू करना है कंपनी को। तो 1,000 डिवेंचर्स इंटू 100 यहाँ पर, तो 1 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब अब आपको ज़्यादा के डिवेंचर्स इशू करने पड़ेंगे क्योंकि आपने डिवेंचर्स
डिस्काउंट पर इशू करें और 20 रुपये आपके यहाँ पर डिस्काउंट में, यानी कि 20,000 यहाँ पर। क्लियर बच्चे? तो जब आप डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो आपको ज़्यादा डिबेंचर्स इशू करने होते हैं, और अभी मैंने दिखाया जब आप प्रीमियम पर इशू करते हैं तो आपको कम डिबेंचर्स जो है इशू करने पड़ते हैं नॉर्मली। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को हैंडल करना है अदर देन कैश कंसिडरेशन के केस में, जब हम कोई मशीन एक्सेट्रा जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आप सभी को कराने वाला हूँ कि अगर हम कोई बिज़नेस परचेज़ करते हैं तो उस वक्त कैसे हम डिबेंचर्स की सहायता से पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक डालिए आप सभी। टॉपिक का नाम होगा आपके पास सेम वही रहेगा, अदर देन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अदर देन कैश कंसिडरेशन, बस लिख लीजिए आप परचेज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो आप पूरा बिजनेस जो है वो क्या कर लेंगे, किसी का परचेज कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक एग्जाम्पल बनाते हैं। तो आप सभी एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, ए लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। ठीक है, तो ए ने परचेज किया है बी लिमिटेड से। ठीक है, तो बी लिमिटेड यहाँ पर वेंडर कंपनी है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, ए लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के पूरे बिजनेस को क्या कर लेगा, ये परचेज कर लेगा। तो इस बिज़नेस में आपके पास जो है बी लिमिटेड का जो बिज़नेस है उसके पास कुछ एसेट्स होंगी। सपोज दैट एसेट्स की वैल्यू उसके पास जो है वो 20 लाख रुपए की है, और उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ होंगी, वो लाइबिलिटीज़ भी मैं ही ले लूँगा। ठीक है, तो वो लाइबिलिटीज़ सपोज दैट मान लीजिए उसकी लाइबिलिटीज़ है 5 लाख रुपए की। ठीक है, और मैंने उसे जो परचेज़ कर रहा हूँ उसका जो अमाउंट है, परचेजिंग अमाउंट लिख देता हूँ मैं इसे, परचेज़ अमाउंट। ठीक है, परचेज़ करते वक्त जो उसे अमाउंट पे कर रहा हूँ मैं, वो मैं दे रहा हूँ उसे सपोज दैट 12 लाख रुपए। ठीक है, कितना दे रहा हूँ, 12 लाख रुपए। तो क्या एंट्री होगी ज़रा देखिए, डिबेंचर्स इशू करने हैं हमें उतने की ही। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले जो भी आप बिज़नेस परचेज़ कर रहे हैं तो बिज़नेस की जो भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को आप जो है वो क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, और जो भी आप लायबिलिटी ले रहे हैं उनको क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों आपके पास आ रही हैं और ये दोनों आती हैं तो डेबिट होती है और लायबिलिटीज़ जो है वो क्रेडिट होती है। क्लियर बच्चे? अब आपने जो बिज़नेस परचेज़ किया है वेंडर कंपनी से, वेंडर कंपनी का नाम है यहाँ पर बी, उसको आपको 12 लाख रुपए देने हैं क्योंकि आपने 12 लाख रुपए में उसको ख़रीदा है। तो यहाँ पर वेंडर कंपनी का आप नाम लिख लीजिए बी लिमिटेड। ठीक है, अमाउंट डालिए। आपके पास एसेट्स थी सारी की सारी 20 लाख रुपए की, लायबिलिटी थी 5 लाख रुपए की, और बिज़नेस परचेज़ करते वक्त आप उसको जो अमाउंट दे रहे हैं वो है आपके पास 12 लाख रुपए। तो आप बच्चे एक चीज़ देखिए, आपके पास एसेट्स जो है ज़्यादा आ रही हैं और आपने उसको केवल 12 लाख रुपए दिए, और यहाँ पर आपके पास जो है 5 लाख रुपए का लायबिलिटी थी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने 20 लाख रुपए की एसेट्स को टोटल पेमेंट करने का मतलब है कि लायबिलिटी जो आपने लिया वो भी तो आप पेड करेंगे ना, तो टोटल आप जो है वो पेड करेंगे 17 लाख, बट आपको 20 लाख रुपए की एसेट्स वहाँ से मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है प्रॉफिट हो गया, और उस प्रॉफिट को आप ट्रांसफ़र कर देंगे अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट होता है तो आप उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 लाख रुपए का हो रहा है, 20 माइनस 17। ठीक है, तो ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो है निकल के आता है हमेशा। ठीक है बच्चे, अब सपोज दैट आप सभी का डाउट होगा कि देखिए अगर हमारे पास लायबिलिटी जो है 10 लाख की होती, लायबिलिटी कितने की होती, 10 लाख की होती, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, अभी आप इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए कि कैपिटल रिजर्व यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल होता अब वो होता 22 लाख रुपए का। कितना होता बच्चे, 22 लाख रुपए का, और यहाँ पर 20 लाख रुपए। तो इसका मतलब है आप 20 लाख रुपए की एसेट के लिए 22 लाख रुपए पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं, वाई, क्यों इतना ज़्यादा अमाउंट हमारे द्वारा पे किया जा रहा है? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप जो है बिजनेस में आपको गुडविल दिख रही है, इसलिए आपने जो है गुडविल के लिए आपने एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए उस बिज़नेस में क्या करें हैं, पे करें हैं। तो आपके पास यहाँ पर गुडविल जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। ऐसे बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाती है, इस बार आपके पास गुडविल आ जाती। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत इसमें कि गुडविल कब आएगी, कैपिटल रिजर्व कब आएगा, ये सब तो कोई समस्या अब शायद नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो है वो पूरा का पूरा तरीका है कि अगर बिज़नेस परचेज़ करना है तो किस तरीके से हमें जो है वो परचेज़ करना होगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, वो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आप सभी को। देखिए बच्चे, आप इस बुक में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है, मेरे पास ये बुक थी इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन आप सभी को दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे
प्लांट एंड मशीनरी आपके पास 20 लाख की, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख की तो है, लेकिन आप उसको 18 लाख रुपए की वैल्यू ले रहे हैं। और लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास 30 लाख, लेकिन आप उसकी वैल्यू कितने में से परचेज कर रहे हैं, 42 लाख में परचेज कर रहे हैं। एंड परचेज कंसिडरेशन जो आप उसे दे रहे हैं, जो मैंने कहा था बिजनेस परचेज करते हो परचेजिंग अमाउंट जो होता है परचेज कंसिडरेशन, वो आप उसे 55,000 की दे रहे हैं। एंड पेड 10,000 इन कैश एंड रिमेनिंग बाय द इशू ऑफ 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया, इसे हम सॉल्व करें। ठीक है, बुक साइड में रख देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन था वो बहुत ज़्यादा अहम रखता है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में जो है एसेट्स थी, लायबिलिटीज़ थी। तो एसेट्स के नाम पर आपको प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ था, तो आपने लिखा प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, तो आपने प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग था एसेट्स के नाम पर भी, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी आपने ले लिया, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्या हो गया आपके पास, डेबिट हो गया। 2, आपके पास बिजनेस में कोई भी लायबिलिटी जो है वो नहीं थी और वहाँ पर एक्स लिमिटेड वाई से परचेज कर रहा था, तो वाई लिमिटेड यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, वेंडर हो गया। तो उसने कहा था कि जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू लीजिए आप 18 लाख की, और जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है उसकी वैल्यू लीजिए आप 42 लाख रुपए की, और जो परचेज कंसिडरेशन होगी वो कितने लाख की होगी, 55 लाख की होगी। ठीक है, तो 55 लाख की जब परचेज कंसिडरेशन है टोटल आप इसको करेंगे तो यहाँ पर 60 लाख बैठ रहा है और आपने 55 लाख ही उसे दिए, इसका मतलब है आपको बेनिफिट हो गया। उस बेनिफिट को आप कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कैपिटल रिजर्व आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, मैंने शॉर्ट में BF लिख दिया है। तो कितने का आ गया कैपिटल रिजर्व आपके पास, 5,000 रुपये का यहाँ पर आपके पास कैपिटल रिजर्व निकल के आ गया बच्चे। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी तरीके से हमने इस चीज़ को जो है वो समझाया है। क्लियर। अब हम वाई लिमिटेड को जो है वो पेमेंट देंगे, तो वाई लिमिटेड जो है हमारे लिए वेंडर हो गया, तो वेंडर डेबिट 2। अब इसको हम कुछ तो पैसा दे दे रहे हैं कैश में बैंक से, ठीक है, और कुछ पैसे के लिए हम इसको जो है डिबेंचर्स दे रहे थे 8% वाले, तो 8% डिबेंचर्स हमने जो है इसको दे दिए, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ, और प्रीमियम भी था ना वहाँ पर। ठीक है बच्चे, क्लियर, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 55 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, कितने की पेमेंट करनी है, 55 लाख रुपए की, जिसमें से 10 लाख रुपए तो आप किस में पेमेंट कर रहे हैं, कैश में ही पेमेंट कर दे रहे हैं। तो आपके पास अब बच गया 45 लाख। तो 45 लाख की जब आप पेमेंट करेंगे डिबेंचर्स में 100 ईच, और प्रीमियम है बच्चे 20%, तो 100 का 20% कितना होगा आप सभी को बताइए। 100 का 20% आपके पास जो है 120 हो जाएगा टोटल, यानी कि 20 रुपये के साथ, तो टोटल अमाउंट 120 हो गया। तो आप 45 लाख को 120 से डिवाइड करें, मैं अपने कैलकुलेटर से कर देता हूँ, 45 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो आपके पास 37,500 के डिबेंचर निकल कर आ रहे हैं। आप इतने डिबेंचर्स उसे देंगे, तो 37,500 इंटू 100 और 37,500 इंटू 20, तो ये आ गया आपके पास आपका 37,50,000 अमाउंट, और ये आ गया आपके पास, इसका भी कर लेते हैं, इंटू 20, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 7.5 लाख रुपए का अमाउंट। ठीक है, क्लियर बच्चे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है जब आप पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो परचेज करते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रियल सिक्योरिटी के टॉपिक को पढ़ेंगे, मतलब हम डिबेंचर को इशू करेंगे बट एज अ कोलेट्रियल सिक्योरिटी। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। कोई लोन लेते हैं, कोई बैंक से कोई लोन लेते हैं, तो आपको पता है बैंक आपको कुछ गिरवी रखने के लिए बोलता है, तो आपने जो है सिक्योरिटी के तौर पर आपने डिबेंचर्स को इशू कर दिया उस कंपनी को, तो आप उसे एज आ कोलेट्रियल सिक्योरिटी बोल रहे हैं इन डिबेंचर्स को इशू करने के बदले में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बैंक लोन लेते वक्त जो है इस बार डिबेंचर्स को देंगे उनको। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि जब आप बैंक लोन ले रहे हैं तो एक लायबिलिटी आपके पास क्रिएट हो रही है। आप एक लायबिलिटी को चुकाने के लिए, मतलब एक लायबिलिटी को लेने के लिए आप एक और अगेन जो है वो लायबिलिटी क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर दे रहे हैं, क्योंकि डिबेंचर्स भी तो आपकी लायबिलिटी होती है, डिबेंचर्स भी तो आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। इसका मतलब है आप एक लायबिलिटी को चुकाने के लिए एक और लायबिलिटी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करना है, इसके कितने मेथड हैं, तो इसके हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला है हमारे पास जिसमें हम एंट्री पास करते हैं, तो जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड वो है नो एंट्री पास, और दूसरा मेथड है हमारे पास एंट्री पास। ठीक है, तो पहले फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, नो एंट्री पास्ट।
इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जब आप इस केस में क्वेश्चन को करेंगे तो उस वक्त आप जो है डिबेंचर्स को इशू करने की कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में हम लोग मान के चलते हैं कि कंपनी के पास 10% जो है डिबेंचर्स ऑलरेडी हैं और वो हैं 10 लाख के डिबेंचर्स। तो 10 लाख के डिबेंचर्स कंपनी के पास ऑलरेडी क्या हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके बाद कंपनी जो है टेक अ लोन, बैंक एक लोन लेती है, टेक अ बैंक लोन ले लीजिए फ्रॉम SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड एज अ, ठीक है, और कंपनी को जो है डिबेंचर्स के, और जो कंपनी को उसने इशू करने हैं, एंड इशूड डिबेंचर्स फॉर 2.5 लाख रुपए। ठीक है, उसको कितने का लोन लेना है, मान लीजिए 2 लाख रुपए का लोन लेना है और वो उसके लिए इशू कर रही है 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स एज कोलेट्रियल सिक्योरिटी। ठीक है, एज कोलेट्रियल सिक्योरिटी के तौर पर जो है वो यहाँ पर डिबेंचर्स इशू कर दे रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले जब आप नो एंट्री पास वाला केस करते हैं तो पहले आप बैंक लोन लेने की तो एंट्री करना ही करना है आपको, बस डिबेंचर्स की एंट्री नहीं करना है आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्योंकि बैंक अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि आपके पास जो है पैसे आए होंगे तो डेबिट होगा, और बैंक लोन आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई है इसलिए क्रेडिट हुआ है। कितने का लोन लिया है आपने, 2 लाख रुपए का लिया है, तो आप यहाँ पर 2 लाख रुपए का ही अमाउंट दिखाएंगे बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ पर। अब इसके बाद आपको कोई और एंट्री पास नहीं करनी, बस आपको अब क्या कर देना है, एक बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट का वो भी एक्सट्रैक्ट फॉर्म बनाना है, फुल बैलेंस शीट नहीं बनानी। और उस बैलेंस शीट में हमें केवल और केवल एक ही चीज़ दिखानी है। ठीक है, आप सभी को पता है पार्टिकुलर, नोट और अमाउंट आता है ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। फिर आपके पास जो है शेयर होल्डर फंड आता है, लेकिन शेयर होल्डर फंड से हमें मतलब ही नहीं है, हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ को लेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज़। और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में भी आपको पता है लोन और डिबेंचर दोनों ही आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में आपका बहुत ही मेन रोल है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में सारा का सारा खेल है एक तरीके से हम कहें तो। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनाना है, तो आपने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपने डिबेंचर आपके पास ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं, तो आपने डिबेंचर्स लिख लिए। वो डिबेंचर्स पहले से आपके पास 10 लाख के पड़े हुए हैं, तो आपने 10 लाख के डिबेंचर लिख दिए। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट आपने जो है एडिशनल जो डिबेंचर इशू किए हैं वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी किए हैं, लेकिन एंट्री पास नहीं करनी है, तो मतलब शो नहीं करना है ना। और फिर इसके बाद आपने बैंक लोन लिया है, बैंक लोन, और बैंक लोन आपने लिया है 2 लाख रुपए का। तो टोटल आपके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग जो आ गई वो आ गई आपके पास 12 लाख रुपए की। तो नोट नंबर 1 डाला आपने और 12 लाख रुपए यहाँ पर दिखा दी। ये हुआ आपका फर्स्ट केस जहाँ पर आपको एंट्री पास नहीं करनी होती। ठीक है, अब करते हैं हम वो केस जिसमें हमको एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो लिखिए केस नंबर 2 सेकंड है। ठीक है, सेकंड मेथड। ठीक है, एंट्री पास, इसमें हम जो है एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास की जाएगी। तो एंट्री पास करने का मतलब है डिबेंचर जो आप इशू करेंगे और लोन जो आप लेंगे उसकी एंट्री आप पास करेंगे। तो सबसे पहले आप जब बैंक लोन लेंगे तो उस बैंक लोन की एंट्री आप करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये तो हमने अभी प्रीवियसली इस एंट्री को करा ही है, और वो एंट्री हमने की थी कितने से, 2 लाख रुपए से, क्योंकि हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया था, तो 2 लाख रुपए का हमने कर दिया। फिर इसके बाद हमने डिबेंचर्स इशू करें, तो अभी डिबेंचर जो इशू किए गए हैं वो अभी हमें कैश नहीं मिलेगा उनसे, वो हमने एज आ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करें, इसलिए आप उसे सस्पेंस अकाउंट में जो है वो डालेंगे। ठीक है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे टू 12% डिबेंचर्स के नाम से, क्योंकि वो डिबेंचर्स अभी आपके फुल ही आपको कैश नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई बेनिफिट दे रहे हैं, और वो डिबेंचर्स हैं आपके पास कितने के, 2.5 लाख रुपए की, क्योंकि 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए थे ना। क्वेश्चन को याद कीजिए, देखिए एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको दोबारा क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, मैंने 2.5 लाख रुपए की डिबेंचर इशू करने की बात कही गई है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। देखिए आगे इसके बाद आपने इसकी एंट्री जो है वो पास कर ली। अब आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का मैं फटाफट से फॉर्मेट जो है वो बना देता हूँ।
बैलेंस शीट में हमें पता है सबसे पहले हमें केवल लायबिलिटीज़ का ही पार्ट लेना है और कोई सा पार्ट हमें नहीं लेना। तो फर्स्ट हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट जो है वो बना लिया है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आपको ओनली नॉन करंट लायबिलिटीज़ ही चाहिए, क्योंकि आपके पास वही काम आएगी यहाँ पर, और कुछ आपको नहीं करना है। और इसमें भी हमने जो पार्ट बनाया वो बनाया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर हमारे पास जो है ये आते हैं। फिर आपको बना देना है नोट्स टू अकाउंट्स, यानी कि वर्किंग नोट, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स जब आप बनाते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर सबसे पहला आप नोट बनाएंगे, और वो नोट आपके पास होगा लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए आपको जो है नोट्स बनाना है, ठीक है बच्चे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए आप जब नोट बनाते हैं तो आपके पास यहाँ पर डिबेंचर्स को सस्पेंस से दिखाना है और आपको बैंक लोन भी शो करना है। तो आपके पास आपने 2.5 लाख के डिबेंचर और इशू कर दिए और 10 लाख के पहले पड़े थे, तो आपके पास अब 12% जो डिबेंचर्स थे आपके कुल मिलाकर वो हो गए अब आपके पास 12,50,000 रुपये के। बट आपने जो है वो डिबेंचर्स इशू करे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, इसलिए आपने उसको डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। तो आप उसे कैंसिल आउट कर देंगे 2.5 लाख के डिबेंचर्स को। तो आपके पास नॉर्मली अब डिबेंचर्स 10 लाख के ही बचे हैं, और आप जो है वो इसमें प्लस कर देंगे। आपके पास बैंक लोन भी पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए का, क्योंकि आपने बैंक लोन जो है वो बैंक से लिया है 2 लाख रुपए का। तो बैंक लोन जब आपने लिया है तो आपके पास टोटल अब जो लायबिलिटी आ गई है वो आ गई है आपके पास 12 लाख रुपए की। तो आप वर्किंग नोट नंबर 1 डालकर 12 लाख रुपए जो है वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में दिखा देंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हमें जो है ये क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। हम राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, कि अगर इशू करते वक्त हमारे पास कोई लॉस हो जाए या कोई डिस्काउंट देना पड़े हमें, तो उसको हमें कैसे राइट ऑफ करना है वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम सभी किस तरीके से हमें जो है इसके क्वेश्चंस को करना है। तो दोस्तों जब आप इसको राइट ऑफ करते हैं तो आप बेसिकली यहाँ पर डिस्काउंट को राइट ऑफ या लॉस को राइट ऑफ कर रहे हैं, यानी कि ख़त्म कर रहे हैं। तो आप उसे इंस्टॉलमेंट मेथड में भी कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे 5 साल के अंदर हुआ या 10 साल में उसको आप रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, मतलब 5 पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाना चाहूँगा। ये मेरे पास क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? ऑन 1 अप्रैल 2006 आ लिमिटेड कंपनी इशू 12% 1000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो आपके पास 10,000 डिवेंचर्स हैं, 100 का एक है, उसको डिस्काउंट पर इशू किया गया 6% पर, और रीपेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर, जिसको 5 साल बाद जो है हम क्या करेंगे, रीपेड करेंगे। तो अब हमें करना क्या है, हमें जो है इस पे जो डिस्काउंट आ रहा है उसको रिटर्न ऑफ करके दिखाना है डिस्काउंट अकाउंट के थ्रू, और वो 5 साल में हमको रिटर्न ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पर टोटल डिस्काउंट कितने का बन रहा है। तो 10,000 की डिबेंचर्स हैं, 100 का एक है, तो आपके पास आ जाएगा 10 लाख रुपए। तो 10 लाख के आपके पास जो है डिबेंचर्स हैं, उस पर आप 6% अगर निकालते हैं तो आपके पास 60,000 का जो है डिस्काउंट निकल के आ रहा है। अब आपको इस डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करना है। तो आप जब एंट्री करते हैं तो याद कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। किस वजह से होता है, 12% डिवेंचर या जो भी आपके पास परसेंट डिवेंचर होते हैं उनके वजह से। और डेट क्या आएगी, 2006, जब से आपने इशू करना स्टार्ट किया, जब से ही आप इसको रिटर्न ऑफ करेंगे अप्रैल से। तो 2 आपके पास आएगा 12% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स कितने के, 60,000 के हैं। तो अब आप इसको 5 साल में रिटर्न ऑफ करने वाले हैं। तो 5 साल में अगर आप इसको रिटर्न ऑफ करने वाले हैं तो हर साल आपको 12-12 हज़ार रुपये इसको क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न ऑफ करने पड़ेंगे। तो आप इस साल के एंड में इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, 2007 एंड होगा 31 मार्च को, और रिटर्न ऑफ करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्या होगा, डेबिट होगा, और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, क्योंकि ख़त्म हो रहे हैं। तो लॉस जब खत्म होता है तो क्रेडिट होता है, सिंपल सी बात है। तो 12,000 रुपये जाएगा। फिर आपके पास कुछ बैलेंस सीडी बच जाएगा, आप यहाँ टोटल लिखेंगे 60,000, इधर भी टोटल 60,000, और आपके पास बैलेंसिंग फिगर बच के आएगी बाय बैलेंस सीडी, और बाय बैलेंस सीडी आपके पास अब 48,000 बच जाएगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपके पास टू बैलेंस बीडी वही बैलेंस आ जाएगा, यानी 1 अप्रैल 2007 में
और कितने का 48,000 का। फिर आप इसको 31 मार्च 2008 में यानी कि ईयर के एंड में इसको रिटर्न ऑफ करेंगे। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, मतलब आपको बार बार यही एंट्री जो है वो पास करते जानी है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 12,000 दोबारा, और बाय बैलेंस सीडी इस बार कितना बचेगा 36,000। फिर टोटल आपके पास 48 दोनों आपने दोनों तरफ लिख दिया। फिर इसके बाद अगले साल दोबारा से बैलेंस बीडी, और डेट आई 1 अप्रैल 2008 की, ठीक है 36,000। फिर आपने 31 मार्च 2009 यानी कि ईयर के एंड में आपने इसको रिटर्न ऑफ कर दिया बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है 12,000 दोबारा से, और फिर आपके पास बाय बैलेंस सीडी दोबारा से अगेन बचकर आ गया 24,000। क्लियर बच्चे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपने टू बैलेंस बीडी दोबारा दिखाया 24,000, और डेट लिखी 1 अप्रैल 2009, और फिर आपने इसको बाय बैलेंस सीडी और बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से दोबारा इसको ट्रांसफ़र किया इस साल का। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दोबारा 12,000 रुपये, और आपके पास 12,000 रुपये का ये बैलेंस सीडी बच गया बाय बैलेंस सीडी 2010 31 मार्च, ठीक है। फिर ईयर क्लोज, और नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा आपके पास ये अमाउंट आएगा टू बैलेंस बीडी, और अमाउंट आएगा आपका 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है कितना 12,000। और इस साल बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपने पूरा जो है रिटर्न ऑफ कर देना है, ठीक है 12,000। तो आपके पास कोई बैलेंस नहीं बचा, दोनों तरफ 12,000 रुपये ख़त्म। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 साल में पूरा जो है वो ख़त्म हो गया है। तो ये मेथड था बिल्कुल सेम अमाउंट, जहाँ पर आप जो है इक्वल अमाउंट रिटर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो है इक्वल अमाउंट जो है रिटर्न ऑफ करते हैं ईच ईयर। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन का केस करेंगे जहाँ पर हम इक्वल अमाउंट नहीं करते, प्रोपोर्शनेट अमाउंट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को मैं आप सभी को प्रोपोर्शनेट अमाउंट से करके दिखाऊंगा कि अगर आपको प्रोपोर्शनेट करना हो तो कैसे आप करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन में क्या है देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2014 और 2006 लिमिटेड कंपनी इशू डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख के डिबेंचर इशू हो रहे हैं, और सेम 6% का डिस्काउंट है। डीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल बाय द एनुअल ड्राइंग बाय 2 लाख रुपए, मतलब हर साल 2-2 लाख रुपए की डिबेंचर जो है एनुअल मोड पर इसे रिटर्न ऑफ रिडम्पशन आपको करने हैं। ये रिडम्पशन का केस आपको नेक्स्ट इसके बाद जो रिडम्पशन की वीडियोस आएंगी उसमें मैं आप सभी को बताऊंगा वैसे, ठीक है। और मेड ऑन 31 मार्च ईच ईयर, ठीक है। डायरेक्टली डिसाइडेड टू रिटर्न ऑफ डिस्काउंट बेस्ड ऑन द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग ईयर, मतलब जितना जितना आपके पास डिबेंचर जिस हिसाब से आउटस्टैंडिंग बचते जा रहा है उस हिसाब से आप इसको क्या करते जाएंगे, रिटर्न ऑफ करते जाएंगे। तो देखिए बच्चे कैसे आपको बनाना है वो बहुत अहम है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस ईयर का एंड होगा 31 मार्च 2007 में, ठीक है। तो 2007 में आपके पास पूरे के पूरे डिबेंचर्स पड़े हुए होंगे 10 लाख के 10 लाख, क्योंकि इस साल आप कोई रिडम्पशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको 31 मार्च 2008 मतलब नेक्स्ट ईयर, अब आप 2 लाख के डिबेंचर्स को रिडीम कर चुके हैं, तो आपके पास अब 8 लाख के डिबेंचर्स बचे होंगे। 10 लाख में से 2 गए तो 8 बचे ना। और फिर 31 मार्च 2009, फिर मैं पहले डेट लिख देता हूँ सारी, 31 मार्च 2010, 31 मार्च 2011, ठीक है। तो इस ईयर के एंड में 2 और रिडम्पशन हो गए, तो आपके पास अब 6 लाख ही बचे होंगे। फिर और 2 लाख रिडम्पशन हो गए, 4 लाख ही बचे होंगे। और 2 लाख रिडम्पशन हो गए और आपके पास अब 2 लाख ही बचे होंगे। इसके बाद तो आपका कोई रिडम्पशन नहीं होगा, मतलब अगर करेंगे तो आप नेक्स्ट कोई बचेगा ही नहीं, 0 बचेगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो आपके पास आउटस्टैंडिंग बचते जा रहा है एट द ईयर एंड में, ठीक है। अब आप लिखें इसका रेशियो बनाएंगे। तो देखिए रेशियो कैसे बनाना है बच्चे, तो रेशियो बनाने के लिए आप क्या करें, देखिए ध्यान से कि आपके पास ये जो है ये सारे जीरो यहाँ से कट जा रहे हैं, 5 के 5 जीरो पीछे से, ये बन गया आपके पास 10, 8, 6, 4 और 5। ये बच गया आपके पास 5, 4, 3, 2 और 1, 2 से सबको डिवाइड कर दिया। रेशियो बनाते हैं तो इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल आएगा 15। तो रेशियो आया 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 और 1/15। तो ये रेशियो बन गया आपका, क्या बन गया, रेशियो।
इसके बाद अब आप डिस्काउंट का अमाउंट निकालिए, ठीक है। अमाउंट भी निकाल देते हैं अब हम लोग। तो देखिए अमाउंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चे सभी। तो जब आप इसका अमाउंट निकालेंगे तो देखिए 6% है 10 लाख का, सेम 60,000 आएगा। तो 60,000 का इस बार आपको जो है वो 5/15 लेना है, मतलब 1/3। तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा कितना, 20,000, 20 आ गया। फिर आपको 60,000 का 4/15 लेना है, तो अगेन आपके पास कितना अमाउंट आ जाएगा इस बार, 16,000 आ जाएगा। फिर 12, फिर 8 और लास्ट में आपके पास 4,000 अमाउंट आ जाएगा और ये टोटल आपका 60,000 हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने इसलिए उसकी पहली टर्म लिखी है। अब देखिए अकाउंट में इस चीज़ को कैसे दिखाना है। तो ये आपके पास डेट का कॉलम होता है, आप सभी को पता है। ये आपके पास पार्टिकुलर का कॉलम होता है और ये आपके पास जो है अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट, दैट्स इट। अब देखिए तो सेम वही एंट्री, आपके पास डिस्काउंट डेबिट हुआ होगा 12% डिवेंचर की वजह से और डेट आई होगी 1 अप्रैल 2006 में जब आपने इसे इशू किया होगा। तो 12% डिवेंचर कितने के, 60,000 का डिस्काउंट आया। डिस्काउंट अकाउंट ही बना रहे हैं हम केवल, ठीक है। तो आपने इस साल के एंड में कितने, 20,000 का डिस्काउंट रिटर्न ऑफ किया है। तो आप लिखेंगे 31 मार्च 2007 की डेट और अमाउंट डालेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के थ्रू, क्योंकि आप इसे रिटर्न ऑफ कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L के थ्रू। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना, 20,000 का अमाउंट आपने रिटर्न ऑफ कर दिया। फिर आपके पास बाय बैलेंस CD बचा होगा, बैलेंस CD आपके पास बचकर आ गया होगा 40,000। क्लियर, आपने टोटल किया, इस तरफ भी 60 आ गया, इस तरफ भी 60 आपके पास है। फिर नेक्स्ट आपने नेक्स्ट ईयर में यही बैलेंस CD बैलेंस BD बन गया होगा, तो इसको आपने एज अ बैलेंस BD दिखाया और डेट लिखी 1 अप्रैल 2007 की। कितने का बैलेंस BD, 40,000। फिर आपने इस ईयर के एंड में 31 मार्च 2008 आपने इसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L से फिर रिटर्न ऑफ किया इस साल की किस्त को, इस साल की इंस्टॉलमेंट को ऑफ डिस्काउंट। तो इस बार आपको कितना करना है, देखिए 16,000। तो इस बार आपने 16,000 कर दिया। अब आपके पास बैलेंस CD बचा होगा, 40 में से 16 गए तो आपके पास 24,000 का बैलेंस CD बच गया। नेक्स्ट आपने इसको क्लोज कर दिया इस ईयर को 40-40। फिर नेक्स्ट आपने टू बैलेंस BD नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास 1 अप्रैल 2008 के लिए आपके पास बैलेंस आया 24,000 का। फिर आपने इस ईयर के एंड में दोबारा से 31 मार्च 2009 में बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। इस बार कितना ट्रांसफ़र करना है, 12। फिर 24 में से 12 गए तो हमारे पास बैलेंस CD बच गया कितना, 12,000 ही टोटल आप दिखा देंगे इसका। फिर नेक्स्ट ईयर में दोबारा से आपके पास बैलेंस BD आ गया। देखिए पूरा मतलब एक जैसा प्रोसेस है, बस डेट बदल रही है और आपके पास अमाउंट बदल रहा है बस इस बार। और पिछले वाले में तो अमाउंट भी नहीं बदल रहा था, है ना। तो 12,000। फिर इस ईयर के एंड में 2010 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L कितने रुपए, स्टेटमेंट ऑफ, इस बार आपको 8,000 ट्रांसफ़र करना है। तो आपके पास बाय बैलेंस CD बच जाएगा कितना, 4,000 रुपये। टोटल 12,000 क्लोज कर देंगे आप। फिर नेक्स्ट टू बैलेंस BD आपके पास है 4,000 रुपये का और आपने 1 अप्रैल 2010 की डेट लिखनी है और इस ईयर का एंड 31 मार्च 2011 में होना है बच्चे। तो आप इसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L से इसको रिटर्न ऑफ कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, और 4 का 4,000 इस बार आपको रिटर्न ऑफ करना है। आप देख सकते हैं तो आपके पास कुछ भी जो है एट द एंड नहीं बच रहा है, इसका मतलब पूरा अमाउंट आपके पास जो है रिटर्न ऑफ हो चुका है। क्लियर दोस्तों, क्लियर बच्चों, आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमें कैसे राइटिंग ऑफ करना है डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो आपका इशू ऑन डिवेंचर्स का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बात रही इसके इशू और रिडम्पशन वाले पार्ट की, तो वो मैं आपको रिडम्पशन वाले पार्ट में करा रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें